साल 2021 को हम उम्मीदों का साल क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे एक नहीं कई वजहें हैं। इन वजहों में से एक बड़ी वजह है देश की जनगणना। जी हाँ, दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में यह आसान काम नहीं था। जनगणना का काम हर 10 साल में किया जाता है। इस बार जनगणना का पहला चरण 2020 में अप्रैल से सितंबर के बीच होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यह संभव नहीं हो सका। दूसरे चरण के लिए फरवरी 2021 का समय तय किया गया है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सब कुछ रुक गया है। साल 2021 की जनगणना अगले साल 16 मई से शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 मई से शुरू होगा और ये अभियान 30 जून 2021 तक चलेगा। इस दौरान करीब 5 लाख कर्मचारी जनगणना के लिए ड्यूटी पर तैनात होंगे। बड़ी बात यह है कि इस बार जनगणना के लिए मोबाइल ऐप का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जनगणना कराने में लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, लेकिन इतना खर्च करके और हजारों कर्मचारियों को इसमें लगाने के बाद मिलेगा क्या, और जो आंकड़े मिलेंगे उनसे ऐसा क्या बदल जाएगा, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। किसी भी देश में बड़ी बड़ी नीतियां तैयार करने के लिए उसके निवासियों की सही संख्या का पता होना बहुत जरूरी होता है। वैसे इस बार की जनगणना का व्यापक महत्व है। कहीं से जाति जनगणना की मांग उठ रही है, तो कहीं CAA, NRC, NPR का मुद्दा गरमाया हुआ है। इन सब के अलावा 2026 के बाद देश में होने वाले चुनावों के लिए डिलिमिटेशन यानी परिसीमन भी होना है, और इन सब में जनसंख्या सबसे बड़ा आधार होता है। अब जान लेते हैं जनगणना के बाद हमारे समाज और इसकी दिशा दशा में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर 2021 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आजाद भारत की पहली जनगणना जो 1951 में हुई थी, उसके मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 17% लोग शहरों में रहा करते थे। 60 साल बाद यानी 2011 की जनगणना में ये शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़कर 32% हो गया। शहरी आबादी यानी अर्बन पॉपुलेशन की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आगामी जनगणना में इसमें बढ़ोतरी तय है। ये कितनी होगी, उसके आधार पर देश के सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग और नीति निर्धारकों को अर्बन पॉलिसी बनाने और मौजूदा नीतियों में आवश्यक बदलाव करने में मदद मिलेगी। अब नई जनगणना का आंकड़ा सामने आएगा तो निश्चित तौर पर शहरों में बुनियादी सुविधाओं और जनसंख्या के बोझ के बीच भयानक असंतुलन देखने को मिलेगा। यही हाल गांवों का भी है। गांव से पलायन की तेज रफ्तार शहरों पर तो बोझ बढ़ा ही रही है, गांवों में भी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को जन्म दे रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, रोजगार, यातायात के साधन, ये सब वो समस्याएं हैं जिनके कारण पलायन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। जब जनसंख्या बढ़ती है तब जमीन और पर्यावरण का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। जंगल और खेती योग्य जमीनें आवास के काम में ज्यादा लाई जाने लगती हैं। आवास और बढ़ती जनसंख्या की भूख मिटाने के लिए जंगल काटे जाते हैं, तब बड़ी संख्या में जंगली जीव, जंतुओं और उनके प्राकृतिक आवासों का विनाश होता है। जंगल कटने से धरती की आबो हवा में आने वाली कमी का नुकसान अंततः इंसानों को ही भुगतना पड़ता है। देखना होगा कि नई जनगणना से इसमें कितना बदलाव आता है। आखिर क्या होता है परिसीमन? जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया। नए परिसीमन के हिसाब से संसद और विधायिका में सीटों की संख्या बढ़ाने की बातें भी शुरू हो गई हैं। कई लोग तर्क दे रहे हैं 1971 के बाद देश की 50-55 करोड़ की जनसंख्या के लिए लोकसभा की 543 सीटें तय की गई थी। अब जबकि देश की जनसंख्या 130 करोड़ को पार कर गई है, तो संसद और विधानसभाओं में भी सीटें जरूर बढ़नी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी लोकसभा में सांसदों की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 1000 करने की वकालत कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन की नई बिल्डिंग भी बनने वाली है। इसमें एक कक्ष में 1000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इन सब से ये संकेत तो मिलता ही है कि अगले परिसीमन में लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़ भी सकती है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उम्मीदों का साल 2021 हिंदुस्तान के लिए कई बड़े बदलावों को लेकर आने वाला है।